गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग विकास चैप्टर जो क्लास 10 वर्ग 10 का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, आज उसका हम लोग दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग आज राष्ट्रीय विकास के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विकास के बारे में देख लिया था। हमने जाना था विकास क्या है, कि हम कैसे विकसित हुए और कैसे विकसित हो सकते हैं, हमने ये जाना था। हमने ये भी जाना था कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं। एक व्यक्ति विकास के लिए क्या सोचता है, दूसरा व्यक्ति विकास के लिए क्या सोचता है। जो एक के लिए विकास है, दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। हमने ये जाना था पिछले पार्ट में। आज हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है, देश का विकास कैसे हो, इसके विषय में हम लोग संक्षिप्त जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने ये देखा था, पिछले पार्ट में बताया है कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं और अतः लोगों के विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी भी होगी। हमने ये देखा था। उसके लिए हमने एक उदाहरण भी लिया था डैम का, यानी बांध का। बांध में हमने देखा था कि बांध जो है समाज के एक वर्ग के लिए फायदेमंद था और उसी जगह वहां रहने वाले दूसरे वर्ग के लिए वो नुकसानदेह था, क्योंकि वो उसका घर को डुबा दिया था और उसी दूसरे वर्ग में वो सिंचाई का सुविधा दिया, यानी वो फायदा पहुंचाया था। तो हमने ये देखा था कि जो विकास है किसी के लिए लाभकारी था और किसी के लिए विनाशकारी था, यानी लोगों के लिए विकास के जो लक्ष्य है परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रीय विकास को समझने के लिए कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। तो वो प्रश्न क्या क्या है? क्या सभी विचारों का बराबर महत्व दिया जा सकता है? क्या जो सभी लोगों के विचार हैं वो सभी को बराबर महत्व दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक आदमी विकास के लिए कुछ अलग सोच रखता है, वही दूसरा आदमी विकास के लिए दूसरा सोच रखता है। क्या सभी को बराबर महत्व दिया जा सकता है? राष्ट्रीय विकास का ये सोचना है, राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन प्रश्नों पर विचार करना है। ये राष्ट्रीय विकास कैसे हो, सभी लोगों पर ध्यान दे पाएगा या नहीं? तो पहला प्रश्न हमने ये देखा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विचारों में विरोध होने पर निर्णय कैसे लिया जाए? हमने ये देखा कि एक व्यक्ति अलग सोच रखता है, वही दूसरा व्यक्ति अलग सोच रखता है। तो ऐसे विचार में दोनों का अंतर है, तो उस जगह निर्णय कैसे लिया जाए, कैसे देश का विकास हो, ये सोचना है। तीसरा, इन विचारों में बहुत सारे लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही लाभ होगा। तो हम ये भी देखेंगे जो हम विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इससे कितने लोगों को लाभ होगा, कुछ को लाभ होगा या अधिक को लाभ होगा। जैसे बांध के लिए मैं फिर से वापस आता हूँ। बांध में हमने देखा था कि बांध से वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि उनका घर डूब जाता है। लेकिन वहीं पे समाज के जो दूसरे वर्ग है, आसपास के राज्य हैं, वहां पर उनको लाभ होता है। वहां सिंचाई की सुविधा होती है, वहां बिजली का निर्माण होता है, तो समाज के बड़े वर्ग को फायदा होता है और वहां रहने वाले कुछ लोगों को नुकसान होता है। तो विकास के लिए ये भी देखना है कि इन विचारों से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा या सिर्फ कुछ लोगों का लाभ होगा। ये सोचना राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय है। राष्ट्रीय विकास में ये सोचते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास अर्थात देश का विकास। तो देश का विकास सबको ध्यान देते हुए करना है और कैसे विकास करना है, इन सारे बातों पर चर्चा करना है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, कौन विकसित है या कौन विकसित नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की तुलना करते हैं। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर हमको पता करना कौन सा बच्चा अच्छा है, कैसे पता करें कौन सा बच्चा अच्छा है? ऐसे पता नहीं चल सकता है कि कौन सा बच्चा अच्छा है, क्योंकि हम इसके लिए हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो है किस किस चीज में भाग लेता है। जैसे खेलकूद की टीम में है या नहीं, वो पढ़ाई अच्छा करता है या नहीं, वो रिजल्ट अच्छा लाता है या नहीं, वो वाद विवाद की टीम में भाग लेता है या नहीं, या संगीत की टीम में वो भाग लिया है या नहीं, ये किस किस प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेता है, वो हम लोग देखते हैं। जो बच्चा एक्टिव रहता है, बहुत विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करता है या सभी लोगों से मिल के रहता है, तो सभी लोगों की जो व्यक्तिगत उसकी विशिष्टता है सब अलग अलग है। तो उसमें कैसे विचार करें कौन सा बच्चा अच्छा है या स्कूल के लिए कौन सा बच्चा अच्छा है। तो ये चीज जो हम लोग विचार करते हैं स्कूल में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार देश में क्या सा विकास का क्या योजना हो, वो भी हम लोग को उसके लिए विभिन्न तरीके हैं। तो हम लोग उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो आय का है। उसी में हम यहाँ पर देखते हैं। अतः व्यक्तियों की तुलना के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेते हैं।
इसी प्रकार देश के राष्ट्रीय विकास की माप के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है। मैंने अभी बताया कि आय जो है, देश की आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है राष्ट्रीय विकास के लिए। तो अब हम देखेंगे कि जो देश का आय है उसको कैसे मापते हैं। तो देश का आय को मापने के लिए हम लोग कुल आय ज्ञात करते हैं। तो कुल आय क्या है हम लोग देखेंगे। तो किसी देश की कुल आय उस देश के निवासियों की आय है। उस देश में कितने लोग रह रहे हैं उनके कुल आय को ही हम लोग देश का आय कहेंगे, देश का या कुल आय कहते हैं। जैसे एक देश में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग हैं तो 5 लोग मिलके कितना कमा रहे हैं वो उस देश का कुल आय होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 5 लोगों को बताया, 5 लोग मिलकर मान लीजिए 5000 रुपया कमा रहे हैं, तो 5000 रुपया उस देश का आय हो गया। तो कुल आय यानी वहां रहने वाले लोगों की आय ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, पर देशों की तुलना के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अब विविध हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो विविध देशों या राज्यों की तुलना के लिए जो कुल आय है ये उपयुक्त नहीं है। अब क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि देश की जनसंख्या, हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और यह जो है जनसंख्या के कारण यह नहीं बताता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। क्योंकि मान लीजिए 2 देश हम लोग लेते हैं, देश ए और देश बी। हमने लिया है देश ए और देश बी। तो इन दोनों का जनसंख्या, जैसे यहाँ पर इसका जनसंख्या, इसका कुल आय है 10,000, इसका भी कुल आय है 10,000। तो दोनों का ये हमने देख लिया कुल आय। अगर यहाँ का जनसंख्या 5 है और यहाँ का जनसंख्या अगर 2 है तो यहाँ पर आपने देखेंगे यहाँ का कुल आय भी वही है, यहाँ का भी कुल आय वही है, लेकिन यहाँ का जनसंख्या अलग है। तो जनसंख्या अलग है तो यहाँ कौन सा देश अच्छा होगा? क्योंकि यहाँ अच्छा ये होगा क्योंकि 2 व्यक्ति मिलके ही 10,000 कमा रहा है और यहाँ 5 व्यक्ति मिलके 10,000 कमा रहा है। तो कौन सा देश अच्छा होगा? ये। तो यहाँ देश के जनसंख्या के कारण ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा जो देश है उसका स्थिति राष्ट्रीय विकास ज्यादा हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास मापने के लिए हम लोग औसत आय कर लेते हैं। तो औसत आय क्या है हम लोग जानेंगे। औसत आय, देश की कुल आय को अगर जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात करेंगे तो इसे औसत आय कहेंगे या इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए ये जो कुल आय है, ये जो कुल आय मैंने यहाँ जनसंख्या को निकाला था और इसी को अगर हम भाग दे देते हैं, ये था हमारा जनसंख्या, ये जनसंख्या था और ये कुल आय था। तो कुल आय को अगर जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगा। इसके जो हमने देखा था कि कुल आय क्या है और औसत आय क्या है, तो इसके विषय में मैंने बताया था कि इसको हम लोग तालिका के मदद से बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए अब तालिका को देखते हैं। ये बना हुआ है तालिका, इसमें हम लोग बेहतर समझ के लिए 2 देश की तुलना करेंगे, देश ए और देश बी। अब दोनों देश के सुविधा में मान लेते हैं कि दोनों देश में 5 लोग ही रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोग ही रहते हैं। तो उसकी मासिक आय की हम लोग अब तुलना करते हुए कुल आय और औसत आय के विषय में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं देश ए में, देश ए का पहला व्यक्ति कमा रहा है 9,500, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000, पांचवा 10,200, ठीक है। तो इस प्रकार कुल आय अगर निकालते हैं तो इन सबको जोड़ देना होगा। 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो कुल आय प्राप्त होता है 50,000, ठीक है। तो कुल आय क्या होता है? इन सब जितने कम यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी आय का कुल योग को ही कुल आय कहा जाता है, देश का आय समझ सकते हैं, ठीक है। और देश बी में भी देखिए यहाँ पर पहला व्यक्ति कमा रहा है 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और पांचवा व्यक्ति 48,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुल आय 50,000 है। तो यहाँ पर देखिए कुल आय जो है देश ए का और देश बी का दोनों का कुल आय समान है। कुल आय समान है तो यहाँ कोई देश विकसित लग रहा है? अगर जनसंख्या पे हम ध्यान ना देखें तो दोनों देश बराबर है, देश ए भी बराबर, देश बी भी बराबर। अगर दूसरा देश अगर देखना, देश सी अगर देखता है तो अगर कुल आय की अगर देखता है तो बोले दोनों देश बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है। लेकिन क्या सच में बराबर है?
नहीं है। क्यों? अब देखते हैं क्यों बराबर नहीं। देखिए इसका अब देश के अंदर चलते हैं, तो देश के अंदर क्या है, इन लोगों की आय को देखते हैं। यहाँ पर देखिए देश ए का जो व्यक्ति है, जितना भी व्यक्ति है, सब क्या कमा रहा है, सबकी जो आय है वो अच्छी है। और देश बी की आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय देखिए आप 500 500 500। यहाँ पर देश बी में 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का जो आय है वो 500 रुपया ही है, और एक व्यक्ति जो है वो 48,000 रुपया कमा रहा है। यानी ये क्या साबित हो रहा है कि यहाँ देश बी का एक आदमी बहुत कमा रहा है, अमीर है, और बाकी देश बी के जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों गरीब है। तो ये क्या बता रहा है, असमानता बता रहा है। ये बाहर वाले लोगों को नहीं पता चलता है देश विकसित है या नहीं है, तो उसके लिए औसत आय को जानना ज्यादा जरूरी है। तो कुल आय से पता नहीं चलता है कि देश विकसित है या नहीं, दूसरे देश नहीं जान पाएंगे। तो राष्ट्रीय विकास के लिए कुल आय के अलावा औसत आय भी देखने का जरूरत है। तो औसत आय हम लोग जानते हैं, औसत आय क्या है। अभी मैंने बताया था देश के जितने भी व्यक्ति हैं उनके आय को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल आय प्राप्त होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 पांचों लोगों की आय को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, कुल आय मिलता है। अब कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो औसत आय मिलेगा। यहाँ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और कुल आय कितना है 50,000। इसको अगर 50,000 को 5 से भाग देंगे तो हम लोग को 10,000 मिलता है। ये औसत आय हम लोग देखिए कुल जनसंख्या से इसको भाग दिए हैं। कैसे निकाले हैं, कुल आय बटा कुल जनसंख्या। कुल आय को हम लोग किससे भाग दिए हैं, कुल जनसंख्या से। जनसंख्या से भाग दिए हैं तो हम लोग को क्या मिल गया है, औसत आय। औसत आय, ठीक है। तो औसत आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो इससे क्या प्राप्त हो जाता है, औसत आय प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका 10,000 आया। अब देश बी में देखते हैं, देश बी में 4 लोग हैं, 500 कमा रहे हैं, और 5वां व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो यहाँ भी कुल आय 50,000, दोनों का कुल आय समान, ये मैंने पहले ही बताया। और औसत आय भी निकालेंगे तो यहाँ भी 5 व्यक्ति, यानी कि इसका भी औसत आय 10,000। तो यहाँ दोनों की तुलना करिए तो दोनों में आपको दिखेगा कि देश ए का भी औसत आय 10,000 है और देश बी का भी औसत आय। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि फिर यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो विकास है वो कैसा है। तो यहाँ पर औसत आय से ये नहीं पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग कौन से लोग बेहतर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि देश ए और देश बी का औसत आय क्या है, बराबर है। और ये अगर हम सिर्फ औसत आय को देखें तो यहाँ जो देश में रहने वाले लोगों के बीच आय में असमानता है उसको छुपा देता है। सिर्फ अगर इसको देखेंगे तो ये जो असमानता यहाँ नजर आ रही है वो असमानता नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार देखिए भारत में भी अगर देखते हैं, भारत में कुछ लोग जो है बहुत ही अमीर हैं और बहुत सारे लोग हैं बहुत गरीब है। यहाँ पर अगर भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ असमानता भी है आय में। कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे। तो यहाँ असमानता है जिसके कारण कुछ गरीब लोग नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो औसत आय जो है असमानताओं को छुपा देता है। यहाँ पर अगर देखिए, अगर आपको कहा जाए कि किस देश में रहना चाहोगे तो आप किस देश में रहना चाहोगे, स्वाभाविक है आप देश ए में रहना चाहोगे। देश बी को आप नहीं पसंद करोगे क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ज्यादातर लोग गरीब है। अगर देश बी में अगर रहना चाहोगे तो आप चाहोगे कि मुझे ये 5वां व्यक्ति ही के रूप में चुना जाए, 5वां व्यक्ति यहाँ पर पूरा अमीर है। तो आप क्या चुनोगे, या तो देश ए में रहना पसंद करोगे और देश बी अगर पसंद करते हो तो इस व्यक्ति को ही पसंद करोगे, यहाँ पर आप रहना नहीं पसंद करोगे। तो ये औसत आय के विषय में समझ है। अगर आप और पूछना हो तो यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं, तो बुक में आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विश्व बैंक राष्ट्रीय विकास का मापन कैसे करता है। विश्व बैंक भी राष्ट्रीय विकास का मापन करता है। उसके लिए क्या करता है, तो देश जो राष्ट्रीय आय का मापन करता है विश्व बैंक, वो 3 प्रकार से करता है। विकसित देश, एक निम्न आय वाला देश और एक मध्य आय वाला देश। तो इसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को देखता है। तो विकसित देश का उसे कहा जाता है जिसका 12,236 US डॉलर, ये डॉलर का चिन्ह है, यूएस यानी यूनाइटेड नेशन अमेरिका जो है उसका। तो
यहाँ 12,236 यूएस डॉलर्स या उससे अधिक प्रति वर्ष, 12,236 प्रति वर्ष या उससे अधिक जिसका आय होगा वो विकसित देश में आएगा। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं? ऐसे देश हैं अमेरिका, कनाडा और फ्रांस। ये देश हैं जिनका जो प्रति व्यक्ति आय है 12,236 यूएस डॉलर से अधिक है। अब हम बात करेंगे निम्न आय वाला देश। निम्न आय वाला देश क्या कौन सा है? जिसका 1,005 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, या तो 1,005 या उससे कम है, वो क्या होगा? निम्न आय वाला देश होगा। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भी बहुत सारे देश हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम लिखे हैं। ठीक है, और मध्य आय वाला देश में हमारा भारत है। तो यहाँ पे कौन से देश आते हैं? जिनका प्रति व्यक्ति आय या औसत आय 1,046 यूएस डॉलर से 4,125 यूएस डॉलर के बीच है, वो मध्य आय वाला देश में आता है। तो इसमें कौन सा है? भारत। भारत जो आता है इसी निम्न मध्य आय वाले देश में। ये मध्य आय वाला देश या निम्न मध्य आय देश कहा जाता है इसको। तो भारत इस प्रकार के देश में आता है। तो यहाँ पर औसत आय के विषय में हमने समझा। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको यह बताना है प्रति व्यक्ति आय क्या है और देश की कुल आय से आप क्या समझते हैं। धन्यवाद।